जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिटेल्स में जानेंगे इन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आईएएस के दिमाग को हिला देता है, जिसमें टॉप 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपका, रोटी हमेशा गोल ही क्यों बनाई जाती है। क्या है, रोटी हमेशा गोल ही क्यों बनाई जाती है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। और भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम और इंटरव्यू में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम या इंटरव्यू में भारी पड़ सकता है, हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में कुल। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूची हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 2, राष्ट्रीय गीत जन गण मन के लेखक कौन है। जन गण मन हम लोग गाते हैं, जो 52 सेकेंड का होता है, उसका लेखक कौन है। तब का राइट आंसर हो जाएगा, जन गण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन राष्ट्रीय गीत को लिखा है। आप इसे याद रखिएगा इसका नाम, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने चरण थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कितने चरण थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुल 3 चरण थे। कितने चरण में स्वतंत्रता संग्राम चला था? तो टोटल 3 चरण में स्वतंत्रता संग्राम चला था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, कितने चरण में? 3 चरण में रखा गया था। तो चलिए आगे है आपका सवाल 4, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से आपका रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका सवाल है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे आपका सवाल 5, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का। तो चलिए आगे आपका सवाल 6, संवैधानिक रूप में भारत का क्या नाम है। संवैधानिक रूप में भारत का क्या नाम है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक रूप में भारत का नाम भारत गणराज्य है। आप इसको याद रखिएगा, क्या नाम है संवैधानिक रूप में? तो भारत गणराज्य नाम है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि को। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। इंटरव्यूअर ने काफ़ी हैरान कर दिया था इस क्वेश्चन को पूछ करके। तो सवाल, चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 8, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए सवाल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको रट लीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जम्मू को नहीं, आप इसको याद रखिएगा, जम्मू के नहीं बोल रहा है, सिर्फ कश्मीर को। आप इसे ही ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे ऑप्शन जम्मू कश्मीर, कश्मीर, तो आप गलत कर बैठेंगे कि जम्मू कश्मीर, बट जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ कश्मीर। ठीक है, सिर्फ कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आपका सवाल है 9, विश्व की छत किसे कहा जाता है।
विश्व की छत, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर का भी छत होता है, तो विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया को विश्व का छत कहा जाता है। किसको? बोलीविया एक देश है जिसको विश्व का छत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 10। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसे तो इंटरव्यूअर ने कई बार पूछ लिया है, ठीक है, कई बार इंटरव्यूअर ने पूछा है, कई बार। तो सवाल क्या है? मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? ये भी तो कारण होना चाहिए ना कि क्यों कहा जाता है इसको भाई मध्य रात्रि सूर्य की भूमि। तो यहाँ पर यानी कि नॉर्वे में भी रात में भी सूर्य दिखाई देता है, ठीक है, रात में भी सूर्य दिखाई देता है, इसलिए हम इसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो डेली लाते रहता हूं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम और इंटरव्यू में हेल्पफुल पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। मैं एक बैच ला रहा हूं एनसीईआरटी की एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री। कोई इसमें फ़ी पेमेंट नहीं लिया जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और कमेंट में लिखिए एनसीईआरटी की एमसीक्यूज जल्द से जल्द लाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल है 11। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप इसको ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, ठीक है, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, सिर्फ द्वीप पूछा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट को दिमाग चेंज कर देता है, घुमाने के लिए इस तरह से सवाल पूछते हैं। तब इसके बाद पे नोटिस कीजिएगा, वहाँ से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए आगे आपका सवाल 12। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर द्वीप समूह पूछ रहा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आप इसे रट लीजिएगा, मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13। वह दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आंखें होती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वह दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आंखें होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तुतारा। तुतारा एक छिपकली की तरह दिखने वाली मिनरल की एक शिखा होता है, ठीक है, मिनरल की एक शिखा होती है। यह न्यूजीलैंड से कुछ छोटे द्वीपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भाई जो 3 आँख वाला दिखता है जानवर, वो कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड से कुछ छोटे द्वीपों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 14। वह कौन सी पहाड़ी है जो अपना रंग या कमजोर है, जो अपना रंग बदलते रहता है, ठीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयर्स। आयर्स एक ऐसी पहाड़ी है जिसका रंग बदल जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के आयर्स रॉक पर स्थित है। कहाँ? आयर्स रॉक पर स्थित है। और पहाड़ का नाम क्या है? आयर्स नाम है, ठीक है, आयर्स नाम है पहाड़ का भी, और आयर्स रॉक में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15। इंसान के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? इंसान के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 लाख से 2 लाख। शुरुआत में जब बच्चे के जन्म हुए तब उसके सिर पर कुल 50 लाख बाल झड़ गए, ठीक है, 50 लाख बाल झड़ जाते हैं जन्म के अनुसार। लेकिन वयस्क यानी कि जब 18 साल का हो जाते हैं, इंसान को भी 18 साल का हो जाता है, इसके बाद सिर में करीब 1 से 2 लाख बाल की संपत्ति होती है। कितने? 1 से 2 लाख बाल की संपत्ति होती है जब आप वयस्क, जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब। तो आप इसको याद रखिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है 16। वह कौन सी मछली नर से मादा बन जाती है? इंटरव्यूअर ने काफ़ी
हैरान करने वाली क्वेश्चन को पूछा है। वह कौन सी मछली नर से मादा बन जाती है? ऐसा कौन सा मछली है जो नर से मादा बन जाती है? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉनफिश। क्लॉनफिश एक ऐसी मछली है जो नर से मादा बन जाती है। कौन सा मछली? क्लॉनफिश। आप इसको याद रखिएगा, क्लॉनफिश एक ऐसा मछली है जो नर से यानी कि मैन से विमेन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आपका सवाल 17। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है असम में। इसको तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, कहाँ पर है? असम में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडा, बाघ, हाथी, टेंट्स और भालू और हजारों पक्षियाँ सहित कई स्तनधारी जनजाति का निवास है। ठीक है, कई जनजातियां हैं, स्तनधारी जनजाति है जिसका वहाँ पर निवास है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आगे आपका सवाल 18, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये छोटे से बच्चे की तरह इसको सवाल को पूछा है इंटरव्यूअर ने। आप इसे ध्यान से, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, भारी महत्वपूर्ण आपको मानना पड़ेगा, जो काफ़ी एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सवाल क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लेखक कौन है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के कवि कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लोकप्रिय अंग्रेजी कविता है। ठीक है, आप इसे पहली बात रखिएगा कि ये लोकप्रिय अंग्रेजी कविता है, जिसे पहली बार 1806 में एक संग्रहालय रिम्स फॉर द रिप्लाई में प्रकाशित किया गया था। किसमें? तो संग्रहालय रिम्स फॉर द रिप्लाई में लिखा गया था सबसे पहले। कब? तो 1806 में लिखा गया था। किसने लिखा है? चलिए जानते हैं किसने लिखा है। जिसे राइटर का नाम है टेलर और उसकी बहन का नाम है एन ने लिखा है। उसकी बहन का नाम है एन टेलर। शख्स का नाम है जिसने लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस शख्स का नाम है टेलर और उसकी बहन का नाम है एन। उसकी बहन का नाम है एन। ठीक है, एन नाम है जिसने इन दोनों ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को लिखा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे आपका सवाल 19। रोटी का आविष्कार कब हुआ था? रोटी का आविष्कार कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य से पता चला है कि 14,400 साल पहले उत्तर पूर्वी जॉर्डन में रोटी के आविष्कार या उत्पत्ति हुई थी। कहाँ? जॉर्डन में। कौन सा जॉर्डन में? उत्तर पूर्वी जॉर्डन में रोटी का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? तो 14,400 साल पहले। याद रखिएगा, 14,400 साल पहले रोटी का आविष्कार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट और तोड़ू फोड़ू सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सवाल है आपका, इंटरव्यूअर ने काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा है, ये लेडीज कैंडिडेट से पूछा था। तो सवाल है आपका, रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है? रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस कैंडिडेट ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया, उसका आंसर दिया। रोटी को बनाने के पीछे मूल कारण यह है कि यह बनाने में सबसे आसान आकारों में से एक है। सबसे आसान आकार में से एक है। ये त्रिभुजाकार बनाने से या फिर चरखूट बनाने से थोड़ा दिक्कत होता है, बट गोल बनाने में उतना दिक्कत नहीं होता है, इसलिए ये आसान है। इसलिए हम रोटी को गोल बनाते हैं ताकि जल्दी हो, और ये आसानी से फूल भी जाता है, इसलिए हम रोटी को गोल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके, जिससे मैं आप सभी के लिए डेली मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो लाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।